हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक इट। हमने इससे पहले गुप्त साम्राज्य कंप्लीट किया था, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्तोत्तर काल में कुछ वंशों के बारे में देखेंगे, जिनमें सबसे प्रमुख वंश है, जो पहला वंश हमें मिलता है वह है पुष्यभूति या वर्धन वंश। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने ही कहाँ, हरियाणा के, जो वर्तमान हरियाणा है वहां के थानेश्वर में की थी। ठीक, यह कुरुक्षेत्र के पास स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। तो थानेश्वर में स्थापित हुआ पुष्यभूति या वर्धन वंश, हमें इसे प्रमुख रूप से वर्धन वंश के रूप में ही जानते हैं। तो क्या होता है कि इस वंश का जो चौथा शासक होता है, चौथा शासक, यह सबसे प्रमुख शासक बनता है। यह क्या था? प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन। यहां से कहानी शुरू होती है। तो एक आपको मैं कहानी सुनाता हूं, जिसमें हम पूरा का पूरा प्रभाकर वर्मन से लेकर हर्षवर्धन के काल तक की एक कहानी है। वह कहानी क्या है, तो आइए देखते हैं। क्या होता है कि जो प्रभाकर वर्मन था, इसके एक लाइन डायग्राम में करेंगे हम। क्या? प्रभाकर वर्मन, इसके 3 पुत्र थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पहले पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और 1 पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक, तो प्रभाकर वर्मन क्या करता है कि जो अपनी पुत्री होती है, इसका विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा, किसके साथ? ग्रहवर्मा के साथ करता है। मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ इसका विवाह करता है। तो यहां तक की कहानी अलग है। अब क्या होता है कि जो ग्रहवर्मा होता है, यह मौखरी का राजा था। इसकी हत्या कौन करता है? जो मालवा का शासक होता है, देवगुप्त। यह कहानी चलेगी। देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या करता है, और जो राज्यश्री होती है, अर्थात प्रभाकर वर्मन की पुत्री तथा इन दोनों की बहन, इसको क्या करता है? बंदी बनाता है और मालवा ले जाता है। यहां तक कंप्लीट। फिर क्या होता है कि जो राज्यवर्धन होता है, बड़ा भाई, इसका राज्यारोहण होता है, और क्या होता है कि यह मालवा के लिए कूच करता है। मालवा के लिए जब कूच करता है तो वह देवगुप्त की हत्या करता है और अपनी बहन को लेकर वापस आ रहा होता है। यहां तक की कहानी कंप्लीट कि राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी? मालवा का शासक देवगुप्त, इसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए कहां राज्यवर्धन चलता है? मालवा के लिए। मालवा जाकर वह देवगुप्त की हत्या करता है। तो यहां पर कौन कौन मर चुका? ये और ये। इसकी हत्या करता है और वापस रास्ते से चलता है। तो रास्ते में इसे कन्नौज का शासक, शशांक मिलता है और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो कहानी बहुत लंबी चलेगी। जो कन्नौज का शासक मिलता है शशांक, वह राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब राज्यवर्धन की हत्या हो गई। उस वर्ष हर्षवर्धन जो था 16 वर्ष का था। आनंद फानन में इसका राज्याभिषेक किया गया। राज्यवर्धन की हत्या के बाद इसका राज्याभिषेक किया गया। यह वही शशांक है जिसने बोधगया का बोधि वृक्ष कटवा दिया था। क्या? बोधि वृक्ष कटवाया था। तो आपको यह याद रखना है प्रमुख रूप से। और ये वही शशांक है जो राज्यवर्धन की हत्या करता है। अब क्या होता है, जब 606 ईस्वी, आपको डेट भी याद रखनी, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बनता है, और एक कन्नौज का जो शशांक होता है वह इसकी हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। कन्नौज पर अधिकार किया। ठीक, और बाद में इसी को अपनी राजधानी बनाएगा। तो ये कहानी हुई। कहानी क्या थी कि प्रभाकर वर्मन के 3
बेटे बेटियां थे, जिसमें 2 पुत्र थे जिनका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसके बाद एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री, जिसका विवाह होता है मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा की हत्या मालवा का शासक कौन, देवगुप्त करता है। अब देवगुप्त की हत्या करने के लिए राज्यवर्धन जाता है और हत्या भी करता है, किंतु रास्ते में लौटते हुए उसकी हत्या, किसकी, राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता है, शशांक। ठीक, अब कुछ समय बाद शशांक की हत्या हर्षवर्धन करता है और हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठता है और बहुत लंबे समय तक 606 ईस्वी से लेकर के लगभग 667 ईस्वी तक शासन करता है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि ये सब घटनाएं होती हैं, इनके बाद जो होता है हर्ष या हर्षवर्धन राजा बनता है या सिंहासन पर बैठता है 606 ईस्वी में, और यह शासन करता है 667 ईस्वी तक। ठीक, अब क्या करता है यह, शशांक को हराता है और कन्नौज जीतता है। कन्नौज जीतने के बाद यह अपनी राजधानी बना देता है, अपनी राजधानी कन्नौज को बनाता है। इससे पहले इनकी राजधानी क्या होती है, थानेश्वर होती है। ठीक, अब जो ये हर्षवर्धन है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कुछ अभिलेख हैं और कुछ यात्री और कुछ दरबारी, इन सभी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अभिलेख कौन कौन से हैं, जो पहला अभिलेख है वह क्या है, बांसखेड़ा, और दूसरा अभिलेख है इसका मधुबनी। इस अभिलेख से हर्षवर्धन की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या होता है, कुछ लेखक कौन कौन से थे, पहले थे बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, तथा एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम होता है वेन सॉन्ग। यह एक पुस्तक लिखता है CU की, जिसमें कई देशों के बारे में वर्णन होता है, और यह भारत आता है तो भारत के बारे में भी हमें वर्णन मिलता है। जब यह हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था तो इसने कुछ उपाधि ली थी, तो उपाधि कौन कौन सी थी, परम भट्टारक, और दूसरी उपाधि क्या थी, या दूसरा इसका उपनाम क्या था, शिलादित्य। जब यह शासन पर बैठा तब यह क्या था, शैव था, किंतु जब ह्वेनसांग से मिला तो यह क्या बन गया, बौद्ध, पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। और इसने अपनी सभा में या अपने अधीन बौद्ध धर्म की महायान शाखा को क्या दिया, प्रश्रय दिया। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। क्या होता है कि 341 ईस्वी में 341 AD, इनो डोमिनी कहते हैं इसे, इसमें यह एक अपना दूत भेजता है, कहाँ, दूत चीन भेजता है, और इसके बदले 343 और 345 ईस्वी में चीन से 2 दूत इसके दरबार में आते हैं। तो ये याद रखना है आपको। अब जब यह बौद्ध बना तो क्या करता है कि जो कश्मीर का शासक होता है, उससे यह बुद्ध के कश्मीर के शासक से, बुद्ध के दंत अवशेष यह छीन लेता है। ये आपको याद रखना है, यह कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अभिषेक बलपूर्वक छीन लेता है। हाँ, इसके बाद जो हर्ष था यह बड़ा कवि भी था, कवि और विद्वान भी था। इसने रत्नावली, नागानंद तथा प्रियदर्शिका नामक पुस्तकें भी लिखी। ठीक, अब
ह्वेनसांग जब भारत आता है तो हर्ष के बारे में कुछ बातें भी बताता है। वह क्या बात बताता है कि जो हर्ष था प्रत्येक 5 वर्ष में, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक सम्मेलन करता था। ठीक, उस सम्मेलन का नाम होता था महामोक्ष परिषद, और इसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर देता था। तो ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक 5वें वर्ष हर्ष इलाहाबाद में या प्रयाग में एक सम्मेलन करता था जिसमें वह अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर देता था। उस सम्मेलन का नाम होता था महामोक्ष परिषद। जो ह्वेनसांग था वह स्वयं जो था छठे सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। ठीक, अब इसका जो प्रशासन था वो कुछ अलग नहीं था, जो पहले गुप्त काल था उन्हीं के जैसा कुछ था। प्रांत हो गया, प्रशासन हो गया, विषय हो गया, इन सभी में बटा हुआ था। किंतु जो पुलिस होता है इसके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। इसके बारे में जानकारी हमें हर्षचरित से ही मिलती है। पुलिस को चाट या भाट कहा जाता था, और जो पुलिस अधिकारी होते थे, क्या अधिकारी, इन्हें दंड पाशिक या दांडिक कहा जाता था। यह हमें जानकारी मिलती है। और जो मथुरा था, प्रमुख रूप से मथुरा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। सबसे प्रमुख केंद्र मथुरा था, और मथुरा मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध था। तो आपको ये कंप्लीट देख लेना चाहिए एक बार फिर से कि हर्ष जो पुष्यभूति वंश होता है इसकी स्थापना पुष्यभूति करता है, जो कि वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है। इसका शासक, चौथा शासक होता है प्रभाकर वर्मन। वह अपने साम्राज्य को विस्तारित करता है और प्रमुख शासकों में गिना जाता है। इसके बाद इसके 2 पुत्र तथा 1 पुत्री होती है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री। इसके बाद की पूरी कहानी आपको मैंने बताई है कि राज्यवर्धन की हत्या कौन करता है? देवगुप्त करता है, और शशांक करता है, और शशांक की हत्या हर्षवर्धन करता है, और यही पूरा क्रम चलता रहता है। एक अभिलेख मिलता है, कौन सा? एहोल का, एहोल अभिलेख। इससे हमें सबसे विशेष जानकारी मिलती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्ष के बीच वर्सेस हर्ष के बीच में एक युद्ध हुआ था नर्मदा के किनारे, जिसमें हर्ष हारा था तथा पुलकेशिन द्वितीय वह युद्ध जीत गया था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।